बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग और क्लास है आईकॉम पार्ट 2। आज हम देखेंगे कि आईकॉम पार्ट 2 का अकाउंटिंग का जो पेपर 2019 में आया था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज कौन कौन से थे और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं फिर पास्ट पेपर 2019 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है और ये बोर्ड है फैसलाबाद बोर्ड। इंशाल्लाह बाकी बोर्ड्स के पेपर भी इसी तरह एक एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पास्ट पेपर 2019 में फैसलाबाद बोर्ड में जो क्वेश्चन नंबर 1 आईकॉम पार्ट 2 के पेपर में आया था वो कौन सा था। इसमें पहला क्वेश्चन था, इन सिंगल एंट्री सिस्टम एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल इज कॉल्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अर्निंग स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट। तो इसका दुरुस्त जवाब है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में जो एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल पर मुश्तमिल बैलेंस शीट की तरह एक स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, ड्यू टू फ्रेश कैपिटल द क्लोजिंग कैपिटल विल, यानी फ्रेश कैपिटल की वजह से क्लोजिंग कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा? कांस्टेंट रहेगा, यकसा रहेगा, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर है कि ये डिक्रीज हो जाएगा। फ्रेश कैपिटल आने की वजह से आपका क्लोजिंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। नंबर 3 है, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम समटाइम्स, सिंगल एंट्री सिस्टम में बाज़-औक़ात डबल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, दोनों एस्पेक्ट्स जो है वो डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड किए जाते हैं। नो एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, कोई भी एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता, न डेबिट न क्रेडिट। सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, सिर्फ एक यानी या डेबिट या क्रेडिट जो है एस्पेक्ट जो रिकॉर्ड किया जाता है, या ऑल दीज ये सारे होते हैं। तो इसका आंसर है नो एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन समटाइम, बाज़-औक़ात, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में तो हमेशा सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, डबल तो उसमें होता ही नहीं। इसलिए बाज़-औक़ात सिर्फ ये भी होता है कि कोई भी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। चौथे नंबर पे, द इंस्टीट्यूशन, वो इदारे विच डील्स इन एक्टिविटीज़ अदर देन ट्रेड और कॉल्ड, जो कि ट्रेड के अलावा दूसरी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहली बात यह है कि ये अकाउंट तो है नहीं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग और इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को इसमें से आप निकाल दीजिए। बाकी रह जाता है ट्रेडिंग कंसर्न और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो चूंकि ये इदारे जो हैं वो अदर देन ट्रेड हैं, इसलिए ट्रेडिंग तो हो नहीं सकते, तो इसका आंसर जो है वो फिर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ही बनता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स प्रिपेयर, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या तैयार करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट तो ये बना नहीं सकते, और जब तक सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इनका तैयार नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर जो है वो यही बनता है कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। ये इदारे जो हैं सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये क्या चीज़ जाहिर करता है? कैश को, सरप्लस और डेफिसिट को, कैपिटल को या नन ऑफ दीज। कैश भी एसेट है, कैपिटल लायबिलिटी है, तो बाकी फिर रह जाता है सरप्लस और डेफिसिट। यही इसका आंसर बनता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की मदद से हम किसी भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का सरप्लस या डेफिसिट मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑनरेरियम पेड शुड बी डेबिटेड टू। ऑनरेरियम एजाजिया जो किसी शख्स को या किसी इदारे को अदा किया जाता है, उसमें किस चीज़ को डेबिट किया जाता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को या बैलेंस शीट को। तो इसका आंसर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये इदारे जो है वो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो इसी को डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेप्रिसिएशन मीन्स डैश इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि एसेट्स की कीमत में इंक्रीज, नो चेंज, कॉन्टिन्यूस डिक्रीज या नन ऑफ दीज। इन डेप्रिसिएशन जो है उसकी वजह से एसेट्स की वैल्यू में क्या होगा? इंक्रीज, इजाफा होगा, नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं होगी, कॉन्टिन्यूस डिक्रीज, मुसलसल कमी होगी, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई भी काम नहीं होगा। तो इसका आंसर है कॉन्टिन्यूस डिक्रीज, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा कॉन्टिन्यूस डिक्रीज करती रहती है एसेट्स की वैल्यू को।
क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती ज़राए, उनको मेजर करना, उनमें जो कमी होती है उसको मेजर करना और रिकॉर्ड करना, ये क्या कहलाता है? डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन, फ्लक्चुएशन या डेप्रिसिएशन। तो कीमत, एसेट्स की कीमत में कभी को तो डेप्रिसिएशन ही कहा जाता है, लेकिन अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज हों और अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज हों तो इनमें कमी जो होती है उसको डिप्लेशन कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज कॉल्ड। जब एसेट इस्तेमाल हो जाता है, उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, तो उसके बाद जो उसकी वैल्यू है, एस्टिमेटेड जो वैल्यू होती है, उसको क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुशियल वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू या ऑल दीज। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है, इसलिए ये आपका आंसर होगा ऑल दीज, यानी ये तमाम स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुशियल वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यूज को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट बी एक्सीड इट्स। किसी भी एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन लगती है उसकी जो टोटल वैल्यू है वो बढ़ नहीं सकती। किससे? उसकी स्क्रैप वैल्यू से, उसकी मार्केट वैल्यू से, उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू से या ऑल दीज। तो इसका आंसर है डेप्रिसिएशन वैल्यू, क्योंकि उसकी जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन वैल्यू के बराबर ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज इशूड बाय। कारोबार को शुरू करने का जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो कौन करता है? डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स, रजिस्ट्रार या मैनेजिंग एजेंट्स। तो इसका आंसर है रजिस्ट्रार, जो उसको कारोबार को रजिस्टर करता है, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट इशू करता है कि अब आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ए ह्यूज कैपिटल इज रेज्ड बाय कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ। कंपनी जो है वो अपना बहुत सारा सरमाया जो है वो कैसे इकट्ठा करती है? किस चीज़ को बेचने से इकट्ठा करती है? शेयर्स को, प्रॉपर्टी को, डिवेंचर्स को या ऑल दीज। तो इसका आंसर है शेयर्स। कंपनी अपना जो कैपिटल जितना भी इकट्ठा करती है वो सिर्फ शेयर्स की मदद से इकट्ठा करती है। क्वेश्चन नंबर 14 डिबेंचर होल्डर्स आर ऑफ कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्या है? इनका क्या कंपनी के साथ क्या ताल्लुक है? ये डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं या नन ऑफ दीज। तो डिबेंचर चूँकि बेसिकली एक किस्म का कर्जा होता है, तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो कंपनी को कर्ज देते हैं। अब उन्होंने अपने पैसे जो हैं वो एक खास मुद्दत के बाद वापस लेने हैं, इसलिए वो क्रेडिटर्स होते हैं, उनको क्रेडिटर्स कहा जाता है कंपनी का। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 15 है शेयर्स ऑफ कंपनी आर रेडिली। शेयर्स जो हैं कंपनी के वो ट्रांसफरेबल होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, सेलेबल होते हैं या बोथ ए एंड सी। यानी इनको मुंतकिल किया जा सकता है किसी दूसरे शख्स के नाम, मुंतकिल नहीं किया जा सकता, इनको बेचा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये ट्रांसफरेबल होते हैं। शेयर्स ऑफ कंपनी जो हैं आप किसी दूसरे शख्स के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आता है व्हेन गुड्स सेंड टू कंसाइनी। जब चीज़ें कंसाइनी को भेजी जाती हैं हायर देन द कॉस्ट, अपनी असल कीमत से ज़्यादा कीमत पर, इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, इनवाइस प्राइस या ऑल दीज। तो वाज़े लिखा है कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस तो ये हो नहीं सकती, तो इसको हम कहते हैं इनवाइस प्राइस। तो जो भी चीज़ें कॉस्ट प्राइस और उसमें कुछ मज़ीद जो अमाउंट है वो प्लस करके, यानी अपनी कॉस्ट से ज़्यादा रकम पे जो चीज़ें कंसाइनी को भेजी जाती हैं उनको इनवाइस प्राइस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है एबनॉर्मल लॉस अकर्स ड्यू टू। एबनॉर्मल लॉस किस वजह से होता है? फायर, आग लगने की वजह से, एक्सीडेंट, कोई हादसा हो जाए, थेफ्ट, अगर चोरी हो जाए या ऑल दीज। तो ये तमाम वजूहात जो हैं वो एबनॉर्मल लॉस की होती हैं, इसलिए इनको हम ऑल दीज कहा जाएगा। यानी इन तमाम वजूहात की बिना पर एबनॉर्मल लॉस किसी भी कंपनी को हो सकता है। इन केस ऑफ डेल क्रेडियर कमीशन, अगर डेल क्रेडियर कमीशन आपने दी हो, द लायबिलिटीज फॉर बैड डेट्स इज ऑन, तो बैड डेट्स की जो लायबिलिटी है वो किस पर होगी? कंसाइनर पर, कंसाइनी पर, कस्टमर पर या नन ऑफ दीज। तो जब आपने डेल क्रेडियर कमीशन दे दी और फिर उसके बाद बैड डेट्स हो गए, तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरासर कंसाइनी पर होती है, क्योंकि वो उसके बदले में डेल क्रेडियर कमीशन कंपनी से वसूल कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग फॉर पार्टनरशिप आर कॉल्ड।
वो शख्स जो पार्टनरशिप कारोबार में पैसा लगाता है उसको क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर्स, सोल ओनर या पार्टनर्स। तो कारोबार चूंकि पार्टनरशिप है, कंपनी बिजनेस तो है नहीं, इसलिए इसमें शेयर होल्डर्स तो होंगे नहीं, ना इसमें प्रोमोटर्स होते हैं। सोल ओनर का मतलब वाहिद शख्स, ना ही ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये पार्टनरशिप है जिसमें एक से ज़्यादा लोग मालिक होते हैं। इसलिए लामहला सिर्फ हमारे पास जो आंसर बाकी बचता है वो है पार्टनर्स, यानी पर्सन कंट्रीब्यूटिंग फॉर पार्टनरशिप और कार्ड, वो शख्स जो पार्टनरशिप में पैसा लगाता है उसको पार्टनर कहा जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, गुडविल रेज्ड बट रिटर्न ऑफ विद। गुडविल जो पार्टनरशिप बिजनेस में रेज की जाती है और उसके बाद राइट ऑफ की जाती है, वो किस रेशो से राइट ऑफ की जाएगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो या गेनिंग रेशो? तो इसका आंसर है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी गुडविल जो रेज की जाएगी उसके बाद जब राइट ऑफ करने की बारी आएगी उस वक्त उसके ऊपर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लगाई जाएगी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन थे जो कि फैसलाबाद बोर्ड में पास पेपर 2019 में आईकम पार्ट 2 के लिए आए थे। इनको हमने देखा, इन पर डिस्कस किया, इनको सॉल्व किया। अब इसी तरीके से इसके मज़ीद क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर आप इनको तैयार कर लें तो ये आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं।